Welcome to Synopsis IAS. I'm Dr. Mohammad Zia, and this is our 7th lecture in the series of medieval history. और आज बात करेंगे तुगलक डायनेस्टी की। अब तक हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत पे दो डायनेस्टीज का रूल रहा। हमने पहले देखा मामलुक को और उसके बाद हमने देखा खलजीज को। तुगलक का जो दौर है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हुआ तो शुरुआत इसकी उसी तरीके से थी जैसे कि खिलजियों ने जो है बलबन के जो सक्सेसर्स थे वो वीक थे और उस चीज़ का फ़ायदा उठा के उन्होंने क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी ने कि खिलजी डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया, सीइंग द अपॉर्चुनिटी। उसके बाद वही चीज़ होती है तुगलक डायनेस्टी में भी। गयासुद्दीन तुगलक को दिखता है कि ठीक है, द खिलजीज आर नाउ वीक एंड दिस इज द टाइम दैट आई शुड स्ट्राइक एंड आई शुड establish myself at the throne of Delhi। और यहीं से शुरुआत होती है खिलजी तुगलक डायनेस्टी की, और आज हम उसी के बारे में कंटिन्यू करेंगे। इनका जो रूल रहा, तुगलक्स का जो रूल रहा, वो रहा 1320 से 1412 तक। ऑलमोस्ट 100 साल के करीब इनका रूल रहा। और इस दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि अब तक हमने देखा कि पूरी डायनेस्टी में एक बमुश्किल दो ऐसे रूलर्स होते थे जिनका इम्पैक्ट होता था। लेकिन ये एक ऐसी डायनेस्टी है, या हम कहें एक पहली ऐसी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की जहाँ पे तीन बहुत ही कॉम्पिटेंट रूलर्स जो हैं वो हमको मिलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी जो शुरुआत है, इसको जो स्टैब्लिश किया वो गयासुद्दीन तुगलक ने किया 1320 में, और उसके बाद उनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक और फिर उसका भतीजा फिरोज शाह तुगलक जो है, ये दो बड़े प्रोमिनेंट रूलर्स हैं। देखिए, जो फाउंडर होता है डायनेस्टी का, हो सकता है कि वो बहुत कम वक्त के लिए रूल कर पाए, और या उसका जो कहना चाहिए टेन्योर होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगर इनकी दोनों की बात करें, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक की और मोहम्मद बिन तुगलक की, तो हम जब मोहम्मद बिन तुगलक को देखेंगे वहाँ पे हम एक्सटेंट ऑफ तुगलक एम्पायर की जब बात करेंगे तो शायद पूरा कहना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो दिल्ली सल्तनत के उसमें था। और लेकिन जब आपको जान के बड़ा अजीब सा लगेगा कि एक डायनेस्टी ऐसी जिसने पूरे हिंदुस्तान पे करीबन पूरे हिंदुस्तान पे जो है उनकी हुकूमत थी, और लेकिन जब फिरोज तुगलक के बाद आखिर जब तुगलक आता है तो उनकी तब दिल्ली सल्तनत का जो कहना चाहिए हुकूमत है वो दिल्ली से पालम तक की रह जाती है। तो ये एक बड़ा ही अप एंड डाउन वाला दौर रहा दिल्ली सल्तनत का। तो आज हम इस वीडियो में हम तुगलक्स को इन डिटेल देखेंगे, और उसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से व्हाट वर द मेन रीजंस कि ये जो डाउनफॉल हुआ कि पूरे हिंदुस्तान से लेके एक ऐसी हुकूमत जो पूरे हिंदुस्तान पे थी और उसके बाद जो है वो सिर्फ दिल्ली से लेके पालम तक महदूद रह जाती है। तो ये हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे। बट कंपैरिजन अगर करें गयासुद्दीन तुगलक से या मोहम्मद बिन तुगलक के हुकूमत से, या जो उसका साम्राज्य था उससे फिरोज शाह तुगलक की, तो हो सकता है वो छोटा हो, लेकिन वो अपने आप में इतना बड़ा था जितना अलाउद्दीन खिलजी को जो हमने देखा उसने रूल किया। तुगलक्स का जो रूल रहा वो 1412 ईस्वी तक रहा, लेकिन 1398 में तैमूर का जब इन्वेजन होता है दिल्ली पे, और यहाँ से दिल्ली सल्तनत का डाउनफॉल शुरू होता है। लेकिन उसके बाद भी करीब एक सदी लगेगी दिल्ली सल्तनत को पूरी तरीके से मुगलों के हाथ में जाने में। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। 1398 इन्वेजन ऑफ तैमूर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट in the history of India as well as Delhi Sultanate. So first we will see what were the major contribution of all these rulers, and then in the next video we will discuss that how the downfall of Delhi Sultanate came in. तो गाजी मलिक, इनका गयासुद्दीन तुगलक की सबसे पहले हम बात करेंगे। महज 4 साल जो है इनकी हुकूमत रही। गाजी मलिक जो हैं वो
दिल्ली की गद्दी पे बैठते हैं सितंबर 1320 में, और अपने आप को जो है वो गयासुद्दीन तुगलक शाह का टाइटल देते हैं। एंड देयर द वर्ल्ड तुगलक जो है, अब ओरिजिन पे जाओगे तो थोड़ा सा अगर कहें तो ये तुगलक वर्ड कहीं किसी टर्किश ओरिजिन में नहीं मिलता है, लेकिन गाजी मलिक के जो वालिद थे, गाजी मलिक के जो फादर थे, ही वॉज अ टर्किश स्लेव ऑफ बलबन, तो वो बलबन के दौर से उनके स्लेव थे, और उनका जो नाम था वो था कुतलुक, और वो कुतलुक से कब तुगलक हो गया, नो वन नोज। सो इब्न बतूता इसके बारे में ज़रूर लिखते हैं कि ये जो तुगलक हैं या जो ये स्लेव थे, ये करोना ट्राइब, नॉट कोरोना, कोरोना, आप इसे कोरोना इज डेंजरस, सो करोना जो ट्राइब है टर्क्स की, और ये बेसिकली जैसे हमारे एंग्लो इंडियंस का कंसेप्ट होता है, वैसे ही टर्किश और नॉन टर्किश पेरेंट्स के जो प्रोजनी हैं उसको कोरोना जो है या कराउना ट्राइब के नाम से वहाँ जाना जाता है तुर्की में। और जब अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन मीन्स यहाँ अलाउद्दीन मीन्स खिलजी, तो जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है, जब वो मरता है, उसकी मौत के समय ये जो हैं गयासुद्दीन तुगलक जो हैं, या जो इनका नाम था गाजी मलिक, ये जो हैं दीपालपुर के गवर्नर थे, और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने साथ लोगों को जोड़ा, और धीरे धीरे उन्होंने विद इन नो टाइम दिल्ली सल्तनत पे अपना रूल स्टैब्लिश किया। लेकिन फिर वही चीज हुई जो जलालुद्दीन खिलजी के, आप बिल्कुल एक रेप्लिका समझिए, वो भी जो है वो कहना चाहिए कि किसी को हटाया, वो भी गवर्नर था, मिलिट्री कमांडर था, उसने भी जो है एग्जिस्टिंग रूल को हटाया, इसने भी यही किया। और फिर जो उसका पॉलिसी थी दैट ही वाज हैविंग अ सिंपैथेटिक एटीट्यूड, he did not had that sympathetic attitude for the nobles, but yes, this person knew very well that this agriculture is the lifeline of this country, और अगर आपको अपने रेवेन्यू को जो है इनॉर्मसली बढ़ाना है, तो आपको किसानों के साथ जो कल्टीवेटर्स हैं उनको रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेगी, उनको एम्पल रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से वो जो है ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि जब कल्टीवेटर ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिकली एक तो फूड सिक्योरिटी आएगी, और दूसरी चीज जो रेवेन्यू है वो बेहतर होगा। सो ही वॉज लाइक वेरी सिंपैथेटिक एटीट्यूड शोन, वेरी सिंपैथेटिक, बड़ा एक अच्छा एटीट्यूड था उनका कल्टीवेटर्स के तरफ, और उनके रिहैबिलिटेशन में और जिसकी उनके रिहैबिलिटेट किया, उनको बसाया, और उसके अलावा जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने का सीधा इम्पैक्ट जो है वो रेवेन्यू पे पड़ता है। कम्युनिकेशन पे उसने बहुत कुछ काम किया, क्योंकि एक मिसकम, देखिए यहाँ से लेके 1857 की क्रांति तक, देखो we are somewhere in this time period. This will come later on, okay. यूरोपियंस अभी आने में टाइम है, लेकिन यूरोपियंस का एक जो रीजन था कि वो हम पर जो है वो स्टैब्लिश हो गए, वो हमारे ऊपर डोमिनेट कर गए, वो बहुत बड़ा रीजन था उनका कम्युनिकेशन। और ये चीज बार बार देखी गई, इस दौर से देखी गई, खिलजियों का दौर हो चाहे तुगलक का दौर हो, कि जिसका कम्युनिकेशन अच्छा था वही उसका जो रूल है वो उतना स्टैब्लिश था, वेल स्टैब्लिश था। अब आगे चल के देखोगे कि जब शेरशाह सूरी का दौर आएगा तो वहां पे जो है बहुत ज्यादा एक मेजर बूम आएगा कम्युनिकेशन में, पोस्टल सिस्टम में, या जो डाकखाना जो है, डाकखाने जो हैं वो स्टैब्लिश होंगे, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन हाँ, ये कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए था, और एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर था किसी के भी रूल में। तो यहाँ पे एक चीज जो ध्यान रखने वाली है कि गयासुद्दीन तुगलक को ये बहुत अच्छे से पता था, तो उसने अपने आप को जो है अपने जो पोस्टल सर्विसेज थी जो अलाउद्दीन के दौर में कहीं ख़त्म सी हो गई थी, वो जो है उसने रिवाइव की, and he repaired forts, he initiated other works of public utility, and also founded the city of Tughlaqabad near Delhi.
इन 1324, अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। होता क्या है कि ये वो दौर है जब हम सूफीज़्म पढ़ेंगे वहाँ पे, कि ये वो दौर था कि हाँ, दिल्ली के जो एक बहुत बड़े सूफी हुए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, ये इसी दौर में थे। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की एक अच्छी चीज़ ये थी, या उनका नेचर ये था कि उन्होंने कभी भी सुल्तान, जो भी उस वक्त का राजा रहा, उसके आगे कभी सर नहीं झुकाया। रादर वो कभी किसी के साथ कोई पॉलिटिकल, कहना चाहिए, रिलेशन रखने में इंटरेस्टेड नहीं थे। यही इनके साथ भी हुआ, क्योंकि इन्होंने तो काफ़ी, कहा जाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया ने दिल्ली की तख्त पे 7 सुल्तानों को देखा। और हज़रत अमीर खुसरो जो हैं, अमीर खुसरो द ग्रेट पोएट, ही वाज द कनेक्टिंग लिंक, क्योंकि उनकी पोएट्री से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ये गियासुद्दीन तुगलक। और गियासुद्दीन तुगलक जो हैं वो चाहते थे कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, एक्चुअली वो बड़ा सस्पिशन से देखते थे। उनको ये लगता था कि ये जो सूफी है ये कहीं ना कहीं मेरी गद्दी छीनना चाहता है, बिकॉज ही वॉज नॉट पेइंग दैट। निज़ामुद्दीन औलिया वो सर सलाम करना और जो बादशाह के आगे सर झुकाने वाली चीज़ होती है वो नहीं करते थे। और ये एक, बल्कि आप ये देखेंगे कि जो दिल्ली में चिश्तिया सिलसिले के सूफी हुए, उन्होंने एक अच्छा वो इस्टेब्लिश किया हुआ था कि वो कभी भी जो पॉलिटिकल रिलेशंस विद सुल्तान ऑफ दिल्ली, वो कभी उन्होंने इस्टेब्लिश नहीं किया। खैर, ये जो है भाई साहब जो गियासुद्दीन तुगलक हैं, ये बंगाल फतेह करने वाले उस तरफ गए हुए थे, बंगाल की तरफ गए हुए थे। और इसी दौरान उनको फिर कुछ सस्पिशन हुआ और उन्होंने कहा कि, उन्होंने एक्चुअली फरमान दिया कि मेरे दिल्ली लौटने से पहले हज़रत निज़ामुद्दीन जो हैं वो, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं वो दिल्ली से चले जाएं। और ये ख़बर उन्होंने भिजवाई अमीर खुसरो के हाथों। अगर आप कभी हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पे विज़िट करो, या कभी आप, इफ़ यू गेट अ चांस टू विज़िट देयर, यू विल फाइंड दैट व्हेन यू विल एंटर हज़रत अमीर खुसरो की, क्योंकि वो उनके शागिर्द थे, और आगे जाके जो है वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की ख़ब्र है। खैर, तो ये जो गियासुद्दीन भाई साहब हैं, इन्होंने कहा कि मेरे दिल्ली आने से पहले जो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़ दें। और फिर ये फरमान लेके अमीर खुसरो जो है वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास जाते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं, हनूज़ दिल्ली दूरस्त, फ़ारसी में कहा उन्होंने कि अभी दिल्ली दूर है। और ये बंदा कभी दिल्ली नहीं पहुंच पाया, बिकॉज इन 1324 व्हेन ही वाज रिटर्निंग, बंगाल जीत के ये लौट रहे थे, तो ये जो इनका प्रिंस था जौना खान, इसने एक बड़ा सा जो है इनके वेलकम के लिए ही बिल्ट अ वेरी बिग वुडन गेट, और दिल्ली से आगे, दिल्ली में नहीं, दिल्ली से आगे। और जैसे ही मतलब ये अब इत्तेफाक कहिए या ये कुदरत कहिए, जो भी कहिए, और जैसे ही ये गियासुद्दीन तुगलक उस बड़े से लकड़ी के गेट पे, जो वेलकम वाले गेट्स होते हैं, लकड़ी के गेट के नीचे गए, वो कोलैप्स किया, ये उसके नीचे दब के मर गए। तो टेक्निकली जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है, वो एक्चुअली कभी ये, उसके बाद ये कभी दिल्ली पहुंच नहीं पाए। खैर, इब्न बतूता जो लिखते हैं इनके बारे में कि जौना खान वाज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसने, इट वाज अ प्री प्लान्ड एक्सीडेंट टू किल द सुल्तान, व्हाट्सएवर इज द स्टोरी, बट आई एम सॉरी। 1324 Ghiyasuddin Tughlaq dies, and this brings to power one of the most notorious, not notorious exactly, मतलब किसी को, किसी बादशाह को कंपेयर करना हो तो मोहम्मद बिन तुगलक से कंपेयर कर दीजिए व्हेन ही इज डूइंग डिजास्ट्रस एक्सपेरिमेंट्स, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब किसी भी दौर के हों। खैर, मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ही वाज द प्रिंस, वो उनका बेटा था, और वो 1324 से 1351 तक, 1324 से 1391 तक, 51 तक, आई एम सॉरी, 1351 तक वो जो है दिल्ली की तख्त पे बैठा। और ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। देखो, कई बार क्या होता है, कई बार लोग अपने वक्त से बहुत आगे के निकल आते हैं।
ये बंदा वो था, ये अपने वक्त, इसके साथ प्रॉब्लम ये हुई कि इसने जो भी डिसीजंस लिए वो सारे उल्टे पड़ गए. बट ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर और पर्शियन और अरबिक का अच्छा नॉलेज था. एंड ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु विजिटेड द टॉम ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन जो है वो मोइनुद्दीन चिश्ती के सिलसिले से थे. तो उन्होंने बोला, ये भाई साहब ने बोला था दिल्ली दूर है, तो मेरे अब्बा जो है दिल्ली नहीं पहुंच पाए, तो पहले इनके भी जो उस्ताद हैं वहाँ चला जाए. और उस दौरान जो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के भी इंतकाल हो जाता है और वो उनकी जो दरगाह है. और इब्न बतूता को वो काजी अपॉइंट करते हैं इनिशियली दिल्ली का, और बाद में एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिल्ली इब्न बतूता को वो चाइना भी भेजते हैं. एंड ही वॉज वेरी, देखो मैंने शायद तीसरे चौथे या पांचवें वीडियो में कहा था कि जो वर्ड टॉलरेंस है ना, जब हम सेक्युलर वर्ड की बात करते हैं तो एक वर्ड आता है टॉलरेंस. इस वर्ड को मेरे हिसाब से रिप्लेस करके एक्सेप्टेंस कर देना चाहिए. और यही चीज यहां पे शो की मोहम्मद बिन तुगलक ने, बिकॉज ही वॉज लाइक, वो जोगियों के साथ भी बैठा, वो जैन मतलब जो जैन ऋषि होते हैं, जैन ऋषि मुनि होते हैं, उनके साथ भी बैठा, और उसने उन्हें एम्ब्रेस, मतलब नॉट एग्जैक्टली ही फॉलोड द रिलीजन, बट यस ही एक्सेप्टेड देम. ही वाज नॉट समवन हु वाज टॉलरेटिंग देम, नो, ही वाज एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टेंस आया. एंड मतलब वो अरबिक और पर्शियन का स्कॉलर था. वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे भी जाता है, पहला सुल्तान जो गया. उसके बाद जो है वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है, उनके मज़ार को जो है वो बनवाता है. तो एट द सेम टाइम वो जो है जैन सेंट्स के साथ भी बैठता है, चाहे राजशेखर हो, चाहे जिन प्रभा सूरी हो, वो होली भी खेलता है. तो एक बड़ा डिफरेंट सा कैरेक्टर इंडियन हिस्ट्री में, और बड़ा ही नो, बट व्हाई ही इज फेमस फॉर, ही इज फेमस फॉर हिज दिस पार्ट, ही इज फेमस फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स. ही इज रिमेंबर, देखो मतलब गलत थे सही थे ये तो आने वाला वक्त बताता, लेकिन उस दौर में इस तरीके के फैसले लेना अपने आप में जो है एक डेयरिंग का काम था. मतलब अब बाद में गलत साबित हुए, नाउ ही इज अ एपिटोम ऑफ जोक्स एंड मीम्स इन इंडिया, दैट्स ओके, बट यू नो टेकिंग डिसीजन इज मोर. सो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, he showed a keen interest in agriculture, and because he has shown a keen interest in agriculture, those who are appearing in the prelims 2021, you also have to show a keen interest in agriculture. Why? Reforms, then bills, and then ordinances, and the Kisan Andolan, and MSP, and APMC, and all those things. So whosoever in history of India has shown keen interest in agriculture, you have to take a keen interest in him. Khair. So पहले क्या होता था, नोबल्स के खानदान में जो है वो हाई ऑफिसर्स टहलते रहते थे, लेकिन ऐसा इसने चेंज किया और इसने कहा नहीं, ओनली you know merit will prevail whether they belong to a noble family or not. Only merit will prevail whether they belong to a noble family or not. First thing that he did was transfer of capital. Actually I'll tell you later, आगे है वो मैप. हमने जैसे कहा कि by 1351 almost whole of India was under the rule of this दिल्ली सल्तनत. तो दिल्ली से साउथ इंडिया को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो इसने सोचा कि ठीक है कुछ नया करते हैं, काम करते हैं, कैपिटल शिफ्ट करते हैं दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर. कहाँ पे? देवगीर में. और क्योंकि जब वो शहजादा था, जब वो प्रिंस था, तो उसने बहुत सारा वक्त जो है वो देवगीर में गुजारा था. उसने बोला नाउ दिस इज अ गुड प्लेस टू, आई हैव स्टेड अ लॉट, सो आई शुड शिफ्ट माई सेल्फ. एंड the purpose was that he wanted to make Devgir as a second capital, और makeshift capital बनाना चाह रहा था, जिससे कि वो उसको कहना चाहिए कि प्रॉपरली साउथ इंडिया को बेटर रूल कर पाता. तो उसने क्या किया, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या किया, दिल्ली से लेके दौलताबाद तक की, देवगीर का नाम बदला उसने, दौलताबाद किया, और दिल्ली से दौलताबाद की 1500 किलोमीटर की सड़क बनाई, उसमें स्टे हाउसेस बनाए, सराय बनाए, और ही ऑर्डर टू शिफ्ट द कैपिटल
लेकिन जब साउथ में गया, डेक्कन था बेसिकली, नॉट, इट वाज जस्ट एट द एज ऑफ डेक्कन, और जब वो दिल्ली से दौलताबाद गया, वहाँ उसे रियलाइज हुआ कि अब मुझसे दिल्ली छूट रही है, आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल दिल्ली। तो उसने क्या किया, वापस जो है दौलताबाद से दिल्ली। नाउ दिस हैज कॉस्ट अ ह्यूज लॉस इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज बोथ मॉनेटरी एंड ह्यूमन। दूसरा जो है उन्होंने, भाई साहब ने इन्होंने किया कि इन्होंने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की। एक्चुअली टोकन करेंसी को उसके दिमाग में ऐसा नहीं आया कि उसको रात को ख्वाब दिखा कि आज चलो कल से जो है चांदी का सिक्का जो है बंद कर देते, नहीं। पूरी दुनिया में उस दौर में सिल्वर का शॉर्टेज हुआ, तो जब सिल्वर का शॉर्टेज हुआ तो चाहे कुबलाई खान हो चाइना के, या ईरान गजन खान जो मंगोल रूलर थे, ये इन सभी ने क्या किया कि ये these two specially they had a successful experimentation with the token currency। और ये चीज जो है जब मोहम्मद बिन तुगलक को पता चली, उसने बोला ठीक है, that's very true that there is a shortage of currency, and he decided to introduce bronze coin which has the same value as टका, सिल्वर टका, कॉपर जीतल। तो उसने बोला अब सिल्वर टका की जगह ब्रॉन्ज जो है, तांबा जो है वो होगा। लेकिन हम तो मतलब वी द स्मार्ट पीपल ऑफ इंडिया, वी आर ग्रेट सिंस द बिगनिंग। लोगों ने अपने तांबे के बर्तन पिघला पिघला के घरों में सिक्के बनाना शुरू कर दिए। पहले तो एक्सेप्ट नहीं किया, फिर जब कहा कि सुल्तान जो है इसको मानने वाला नहीं है, ही इज नॉट गोइंग टू विड्रॉ द ऑर्डर, उन लोगों ने क्या किया, बोले ठीक है तांबे के बर्तन तो हमारे घर में रखे, चांदी वॉज इन शॉर्टेज, तो लोगों ने अपने घरों में ही जो है ना तांबा पिघला पिघला के सिक्के की कॉपी करना शुरू कर दिया, फोर्स्ड करेंसी। और इम्पैक्ट ये हुआ बिकॉज इफ देयर इज टू मच मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी दैट लीड्स टू हाइपर इन्फ्लेशन। फाइनली जब इतना ज्यादा जो है ऊपर नीचे हो गया, ही हैड टू विड्रॉ द टोकन करेंसी। Yes, I was talking about this. So you can see here it is दौलताबाद, दिल्ली यहाँ पे है। पहले उन्होंने यहाँ से लेके आए वो इस तरीके की कोई सड़क बनाई होगी with all those sarais and everything on the side, and I'm sorry, this was in 1335। लेकिन आप देख सकते हो except this, this, this and this, rest everything and the outer boundary is this one। Okay, this was all under the control of Delhi Sultanate। और जब फिरोज और जब तैमूर का अटैक होगा 1398 में, उसके बाद जब 1412 में the last Tughlaq will be there, Delhi Sultanate will be just this much। So this is the what to call the extent of Tughlaqs। एग्रेरियन रिफॉर्म्स की अगर बात करें, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिसने एग्रीकल्चर में इस बार इंटरेस्ट ले लिया, उसकी हिस्ट्री से लेके ज्योग्राफी तक उसका कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है इस बार। सो देखो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डोंट थिंक कि सर आप बोलते तो इतना रहते हो कि इसमें एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, बट जस्ट इमेजिन एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, इफ दिस होल थिंग कैन यील्ड यू 10 क्वेश्चंस एंड यू आर 20 marks plus whatever you are scoring, you are on that side of the cutoff। तो ये ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डोंट लीव। 100 क्वेश्चन ही तो है ना, यू हैव लिमिटेड क्वेश्चंस एंड दैट टू व्हेन द कंपटीशन इज सो ब्रूटल इन इटसेल्फ, आपके पास कोई चॉइस नहीं होता, एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ता है। हाँ, फिर कहूँगा कुछ क्वेश्चंस ट्रैप होते हैं, यू शुड अवॉइड falling in that trap, and I think when you are preparing at this level, you are mature enough, maturity is very important, you are mature enough that you will understand कि कौन सा क्वेश्चन ट्रैप है, कौन सा, कि कई बार क्या होता है हम एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा वक्त लगाने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो दूसरे क्वेश्चन हैं उनका टाइम शॉर्ट पड़ता है। You see like 30 minutes are left, or you have like 30 odd questions left, 1 minute एक question, then you panic and you commit like what we call as unforced errors, और वो unforced errors जो है वही आपका नुकसान करते हैं। तो count everything,
एंड डोंट गो फॉर दैट अनफोर्स्ड एरर्स, कई बार हो जाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। एग्रेरियन रिफॉर्म्स की बात करें, सो नो डाउट he undertook several measures to improve agriculture, and most of this were tried out in the Doab region. Doab means Ganga, Yamuna, Doab. So जब इनके हुकूमत की शुरुआत होती है, जब इनके दौर शुरू होने से पहले there was a serious peasant rebellion in the Gangetic Doab, और जब रिवोल्ट किया तो भाई साहब ही हैड दैट पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक। उन्होंने बोला जब अच्छा करोगे तो इनाम मिलेगा, जब बुरा करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। रेबल हुआ, उसने पकड़ा और पनिश किया। अलाउद्दीन खिलजी के दौर में हमने देखा, जब एग्रेरियन रिफॉर्म्स को हम वहाँ देख रहे थे, कि जो शेयर ऑफ द स्टेट था वो हाफ था एज इन द टाइम ऑफ अलाउद्दीन, एंड इट वाज फिक्स्ड आर्बिट्रेरीली, नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोड्यूस। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये परमानेंट सेटलमेंट टाइप कुछ था। इसका आगे हम देखेंगे परमानेंट सेटलमेंट जब मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे। सो दिस वाज लाइक फिक्स्ड पार्ट। देन करीब 6 साल तक बारिश कम हुई, अकाल वाले हालात पड़े, एंड यू नो, और वो जो है इट वाज लाइक अ पैथेटिक कंडीशन। तो ही हिमसेल्फ, you know, for 2.5 years he lived in a camp called स्वर्गद्वारी, दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर कन्नौज के पास। और वहाँ पे उसने क्या किया, he had a separate department of agriculture, and that was दीवाने कोही। और दीवाने कोही का जो इंचार्ज था वो उसको बनाया गया आमिर दीवाने कोही, एंड द एरिया वाज, और जो पूरा कल्टिवेबल एरिया था उसको उसने छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड किया, और हर ब्लॉक पे एक ऑफिसर को उसने अपॉइंट किया। एंड लोन्स जो हैं, एग्रीकल्चरल लोन्स दिए उसने, सो दैट दे कैन कल्टिवेट सुपीरियर क्रॉप्स लाइक गेहूं उगाएं और गन्ना उगाएं, दैट इज द व्हीट एंड द शुगर कैन एंड द पोटैटो बेल्ट, द गंगा यमुना दोआब। So this was all done. Apart from that, यहाँ गलती हुई, और ये जब ब्यूरोक्रेट बन जाओगे ना, तब इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, that whom you are giving the responsibility of such a huge change, he should be honest enough. ये इसके साथ नहीं हुआ। इसने जिन लोगों को अपॉइंट किया था इस काम के लिए, देखो स्कीम गलत नहीं थी, नियत गलत नहीं थी कि किसान अगर सुपीरियर क्रॉप उगाएगा तो रेवेन्यू उसका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। लेकिन जिन लोगों को अपॉइंट किया था, they were dishonest and they misappropriated the money for their personal use. लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी, ये डिसऑनेस्ट और इनएक्सपीरियंस्ड और करप्ट जो लोग थे, इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये कुछ इनके अगेंस्ट एक्शन हो पाता। उससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो चले गए इस दुनिया से, और जब उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आते हैं तो वो सारे लोन्स को राइट ऑफ कर देते हैं, मीन्स लोन माफ कर देते हैं। एक्सपीडिशंस देखें कहाँ कहाँ उसने जो इम्पोर्टेंट थे। सबसे पहला था खुरासान। खुरासान मीन्स दैट रीजन, द बॉर्डरिंग रीजन, लेट्स से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मिला जुला हिस्सा है। और उसने he wanted to occupy Ghazni and Afghanistan, उस पूरे रीजन को ऑक्यूपाई, खुरासान को वो ऑक्यूपाई करना चाहता था। बरनी एज इन जियाउद्दीन बरनी, उनका ये कहना है कि वहाँ से वो गजनी और अफगानिस्तान के बाद जो है वो खुरासान और इराक, मतलब उससे भी वो आगे जाना चाहता था। लेकिन क्या हुआ, इन द मीनवाइल जो टोकन करेंसी का एक्सपेरिमेंट किया था वो फेल हो गया, और ही हैज टू, मतलब अब जब पैसे ही नहीं बचे तो आर्मी को कहाँ से मेंटेन करते। उसके बाद द कराचल एक्सपेरिमेंट और द एक्सपेडिशन यू कैन कॉल इट। सो ये जो कुमाऊं हिल्स का रीजन है, एंड उस तरफ उसने एक्सपेडिशन भेजा। इनिशियल सक्सेस मिली, लेकिन he wanted to count, वहाँ से जो है चाइनीज थ्रेट आ रहा था,
तो उसने बोला कि गो टू दैट साइड और एनी हाउ काउंटर देम। और क्योंकि इस तरफ की जो आर्मी थी, जो प्लेन्स की आर्मी थी, दे वर नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद द ज्योग्राफी ऑफ द रीजन, विद द टेरेन ऑफ द रीजन, और जिसकी वजह से क्या होता है, दे इनिशियल तो सक्सेस मिलती है, बट यू नो it is said that from a army of 10,000 only 10% returned, so that was a huge loss of. So again कांगड़ा हिल्स को भी उसने सिक्योर किया, लेकिन मंगोल्स फिर से आ जाते हैं। मंगोल्स ने कुछ दिल्ली सल्तनत पे कहा जाए तो तुगलक के दौर में करीब 18 या 20 अलग अलग रेफरेंस आते हैं जो हैं वो इन्वेजन किए। सबसे खतरनाक 1398 का था जब तैमूर आया था। खैर मंगोल्स जो है इनिशियल ईयर्स जब तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का शुरुआती दौर था, उस दौर में ये जो है तमाशरिन जो है वो उनका लीडर था, उसके उसमें सिंध तक आते हैं, मेरठ तक, और जबकि मेरठ तक आ जाते हैं लेकिन दिल्ली नहीं आ पाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक नॉट ओनली डिफेंडेड, मतलब झेलम तक वो उनको वापस करता है, एंड देन पेशावर और बियॉन्ड रिवर इंडस जो है वो वापस मंगोलों को धकेलता है। नो डाउट, देखो उर्दू में कहते हैं ना, उरूज के बाद ही जवाल आता है, तो व्हेन यू हैव रीच्ड योर पीक देन योर डाउनफॉल इज मैंडेटरी। आई एम टॉकिंग हियर, क्योंकि जब आप पीक पे पहुंच जाते हो तो आपके पास उससे, या जब आप रॉक बॉटम पहुंच जाते हो ना, तो आपके पास उससे नीचे जाने का तो कुछ है ही नहीं, तब आप क्या करोगे, ऊपर ही जाओगे। और जब आप पीक पे पहुंच जाते हो, यू हैव नो चॉइस। Like someone's climbing Himalayas or someone is climbing Mount Everest, what he will do after reaching the peak? He is bound, she is bound to come down. यही हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो दौर था, नो डाउट दिल्ली सल्तनत का सबसे अच्छा दौर माना जाता है, यू नो, जस्ट कट आउट द एक्सपेरिमेंट, बट यस, इट एज फार एज द territorial extent is concerned, it is one of the greatest period of Delhi Sultanate, but this was also the period which saw the disintegration, और यहीं से दिल्ली सल्तनत टूटना शुरू होगी। अब कितना स्ट्रांग था आप समझ सकते हो कि 1350 के आसपास, 1351 तक जो है तुगलक का रूल था, फिर मोहम्मद बिन तुगलक का, और उसके बाद जब डिसइंटीग्रेट होते होते मुगल्स के आने में अभी वक्त है, मुगल्स के आने में अभी करीब 250 साल का वक्त है, और तब तक बहुत कुछ टूट चुका होगा, बहुत कुछ नया बन चुका होगा। दिस इज गोइंग ऑन। उसके बाद 1351 से 1388 तक जो है वो फिरोज तुगलक आते हैं। फिरोज तुगलक के साथ प्रॉब्लम क्या हुई, ये भाई साहब जो है ये डैमेज कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि चाहे आप टोकन करेंसी देख लो, तो इकोनॉमी वाज कोलैप्स्ड, जो एक्सपेडिशन हुए कराशिल के हुए या खुरासन के हुए, यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ you know, there was a huge loss of money and man, and ultimately when this Firoz Tughlaq came in, he was supposed to do, उनका जो पूरा टाइम है वो सिर्फ उन चीज़ों को बेहतर करने में लग गया जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम खराब हो गई थी। लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, सबसे पहले उसको लोन जो है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो लोन दिए थे, उसको वो लोन जो है वो राइट ऑफ करने पड़े, एंड उसने ऐसे ही अपनी मर्जी से आके आर्बिट्रली जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन को फिक्स नहीं किया, रादर ही हैड अ 6-year सर्वे, एंड बेस्ड ऑन दैट ही एस्टिमेटेड द रेवेन्यू जमा ऑफ द सल्तनत, और उसने उस बेसिस पे उस दौर में 6 करोड़ 75 लाख टका जो है वो खजाने में इंक्रीज किया, बिकॉज द थिंग वाज, नाउ यू विल से सर लूट लिया, नहीं लूटा नहीं, मतलब आप भी आज के दौर में भी हजारों करोड़ रुपए जो है हम टैक्स दे देते हैं, तो सरकार लूट नहीं रही है, it is just based on certain valid calculations. He also revised the penal code by softening the punishment that were made more human. Brutal punishment based on physical torture and amputation of the organs was abolished. तो उसने एक अपना ह्यूमन नेचर दिखाया, क्योंकि जनता जो है वो त्रस्त थी। ज़ियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि जब मोहम्मद बिन तुगलक का इंतकाल हुआ और वो जब मतलब उनकी मौत हुई, तो मतलब
कमेंट्री ये थी कि आज सुल्तान को रियाया से और रियाया को सुल्तान से आज़ादी मिल गई. मीन्स टुडे द सब्जेक्ट्स आर फ्री फ्रॉम द सुल्तान एंड सुल्तान इज फ्री फ्रॉम द सब्जेक्ट्स. सो दिस वाज हिज. सो मतलब जनता परेशान थी, जनता त्रस्त थी. तो ये जनता जब त्रस्त थी तो फिरोज तुगलक फिर वही चीज़ कि वी हैव टू गो फॉर damage control, you have to go for undoing what has been done. So this was done. तो उसने punishment को सबसे पहले थोड़ा सा soften किया. Taxation system को जो है मतलब at that time कहा जाता है कि 23 different taxes, जैसे हमने देखा ना पिछले घरी चारी इस तरीके के बहुत सारे taxes लगते थे. तो उसने कहा नहीं, सिर्फ जो है 4 टैक्स लगेंगे. कौन कौन से लगेंगे? खरज, जजिया, खम्स और ज़कात. उसने कहा कि सिर्फ 4 टैक्सेस लगेंगे. खरज वाज द लैंड रेवेन्यू, खरज वाज द लैंड रेवेन्यू टैक्स. जजिया द रिलीजियस टैक्स व्हिच वाज इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम्स. खम्स 1/5 ऑफ द प्लंडर्ड वेल्थ, वापस वो जो 4/5 1/5 वाला था वो वापस रिवर्स किया. Zakat was on Muslims. So if jizya was on non-Muslims, zakat was on Muslims, and Muslims had to pay 2.5% of their annual wealth. And Brahmins पे भी जजिया लगाया. उन्होंने कहा आप अलग थोड़ी हैं, हिंदूज तो आप भी हैं, तो आपके ऊपर भी जजिया लगेगा. उसके बाद उसने later on, he introduced another tax which is introduced a tax which is known as irrigation tax, जिसे हक शर्ब कहा गया. And it was 1/10 of the produce. तो इरिगेशन के ऊपर टैक्स लगाया. एंड जो भी स्टेट कैनाल्स, क्योंकि कैनाल्स इसने बहुत सारे कंस्ट्रक्ट कराए हियर स्पेशली इन द पंजाब रीजन, और दिल्ली के आसपास भी जो है बहुत सारे जो हैं वो कैनाल्स कंस्ट्रक्ट किए. और उसने कहा कि जो भी स्टेट कैनाल्स का यूज कर रहा है, जो भी इन कैनाल से पानी ले रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस एज अ टैक्स, जिसे कहा गया हक शर्ब. हक था क्योंकि आप हमने जो स्टेट ने जो अपने खर्चे पे कैनाल बनाई है, आप उससे पानी ले रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा. और 1/5 से 1/3 उसने टैक्स किया. फ्रूट गार्डन्स उसने एस्टैब्लिश किए सो दैट द इनकम ऑफ द स्टेट कैन बी एनहांस्ड. पब्लिक वेलफेयर मेजर्स की बात करें जो फिरोज तुगलक ने लिए, इट वाज दीवान खैरात. खैरात मीन्स गिविंग चैरिटी. और पुअर एंड द नीडी जो है उनकी मदद करने के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट की नहीं, दीवान खैरात जो है वो अलग है. एंड इट वाज टू मेक अरेंजमेंट फॉर द मैरिज ऑफ मुस्लिम गर्ल्स, पुअर मुस्लिम गर्ल्स एट द स्टेट एक्सपेंस. अब ये मुस्लिम गर्ल्स जो है ये कहीं एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, इसलिए अब कोई सवाल पूछ ले सर हिंदुओं का विवाह नहीं. एज फार एज आई नो there was no much difference, but whatever is written in the text, let's follow that. Then old age pension, open an employment bureau, so we can say Diwan Khairat, and then old age pension, marriages of poor girls, employment bureau. Fine. He जो भी सूफी थे उनके जो मज़ारें थी जो डिस्ट्रॉय हो गई थी या जो मतलब बुरे हालात में आ गई थी, उनको उसने रिपेयर किया और उनकी खानकाह को जो है ज़मीनें दी. दारुल शफा मेडिकल शफा, दारुल शफा मतलब फ्री मेडिकल एड, जो भी बीमार होते थे वो अपना इलाज फ्री में करा सकते थे. इट वाज लाइक अ चैरिटेबल हॉस्पिटल. दीवान बंदगान, बंदगान मीन्स स्लेव्स की बात हो रही है यहाँ पे. सो इट वाज लाइक, सो आप दीवाने को ही जो उस दौर में था, दीवान बंदगान, दीवाने दारुल शफा और यहाँ पे जो व्हाट वाज इट दीवान खैरात, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं. फिर कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करें, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजाबाद और फिरोजपुर, ये सारे जो है शहरों को जो है शुरुआत इसने की. जौनपुर जो है वो जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक का असल नाम था. फिरोज शाह कोटला
नॉट द स्टेडियम बट कोटला गांव जिसे कहते हैं, फिरोज शाह कोटला, वो जो है वो नियर रेड फोर्ट, दैट वाज यू नो, और वो काफ़ी कुछ, ही वाज लाइक वेरी मच अटैच्ड टू इट. बट दिस इज़ अ वेरी important point from history, ancient or medieval perspective, that the two Ashokan pillars, one from Topara, from Ambala, this is Ambala, and other from Meerut, was brought you know, दिल्ली लेके आए. और मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन लेके आया या किसके दौर में आया, तो फिरोज तुगलक जो है वो लेके आए थे इन्हें. उसके अलावा बहुत सारी मस्जिदें, जैसे काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, कला मस्जिद, जो वट एवर. मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ आर्मी देखें तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया. उसने सिर्फ कांगड़ा, बंगाल और सिंध में जो है वो मिलिट्री अपनी आर्मी डिस्पैच की. वजह ये थी कि दैट ही वांटेड टू मेक इट श्योर, ही वांटेड टू मेक श्योर कि जो you know, people should know that now who is the central authority, now who is the central authority. और फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद बहुत सारे लोग आए, एंड नसीरुद्दीन महमूद जो है वो सबसे कहा जाता है कि इम्पोर्टेंट रहा फिरोज तुगलक के बाद, और ये 1412 तक रहा. लेकिन तब तक जो है दिल्ली सल्तनत दिल्ली से लेके पालम तक ही लिमिटेड हो गया था. 1394 में कई बार सवाल यह आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत पे रूल कौन कर रहा था जब 1398 में 1398 में तैमूर आता है. इट वाज नसीरुद्दीन महमूद, ये ध्यान रखिएगा. एंड डिसइंटीग्रेशन जो है वो अब 1 साल तक उसने दिल्ली को लूटा, और इतना नहीं, अच्छा खासा लूटा. और वहीं से डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत जो है वो शुरू होता है. और 1412 में आके व्हाट हैपेंड, दिस होल तुगलक डायनेस्टी का द एंड हो जाता है. और इसके बाद कोई डायनेस्टीज इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही कोई इतना स्ट्रांग रूलर आएगा. लेकिन फिर भी हम अगले जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या वजह थी जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत को जो है वो मतलब डिसइंटीग्रेट हुई, और उसकी कमजोरियां क्या क्या थी, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज क्या क्या थे, और उसके साथ हम देखेंगे आगे की 2 डायनेस्टीज. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू like the video, subscribe the channel and share it with your friends and your जिनके साथ भी आप पढ़ रहे हैं, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं. And this is our website. You can visit us at this online, offline. This is our address. And if you have any query related to courses and other thing, you can contact here. I'll see you in the next video. Till then, have a great time. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.